किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। वर्ष 1947 में मिली आजादी के पश्चात देश के सामने खड़ी कुछ मुख्य चुनौतियों में से एक शिक्षा थी। उस वक्त हमारे देश में साक्षरता दर 14% ही थी। शिक्षा की महत्ता को समझते हुए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद सिंह एवं तत्कालीन वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार में एक ऐसे विद्यालय के गठन की परिकल्पना की जो न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे बल्कि विद्यार्थियों को स्वावलंबी भी बनाए। काफी सोच विचार के बाद छोटा नागपुर पठार के रमणीक स्थान नेतरहाट, जिसे नेचर्स हाट भी कहा जाता है, को इस विद्यालय की स्थापना के लिए चुना गया। यह तय किया गया कि यह विद्यालय गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित होगी एवं कुछ ऐसे पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा जिससे बच्चे स्वावलंबन को पा सके। इसी उद्देश्य के साथ इस विद्यालय के प्रारूप को सही दिशा देने के लिए तत्कालीन इंडियन पब्लिक स्कूल के शिक्षाविद फ्रेडरिक जॉर्डन पियर्स, जगदीश माथुर और सच्चिदानंद सिन्हा को जिम्मेवारी सौंपी गई। इस विद्यालय के लिए बिहार सरकार ने लगभग 730 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराई एवं प्रथम प्राचार्य के रूप में चार्ल्स जेम्स नेपियर को नियुक्त किया गया। शुरुआत से ही इस विद्यालय ने श्री कृष्ण बाबू के सपने को साकार करना भी शुरू कर दिया। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार श्री कृष्ण बाबू ने जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया कि बिहार के बच्चों के लिए आप एक अच्छा विद्यालय दें, और उसमें उनसे सहमति मिली। तत्पश्चात बिहार विधानसभा में 1948 में अलग से असेंबली हुई और उसमें इस विद्यालय के लिए प्रस्तावना पास हुई, और तब जाकर के ये विद्यालय 15 नवंबर 1954 को प्रारंभ हुआ। शुरू के दिनों में चूँकि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए गवर्नर हाउस हुआ करता था, शैले हाउस, और उसके साथ 5 बंगले थे। तो उन्हीं में पहले विद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई और तत्पश्चात फिर यही बिल्डिंग बनी, मुख्य भवन बना, और कालांतर में कई आश्रम बने जो यहाँ के लिए हॉस्टल के तौर पे जाना जाता है। रांची से 156 किलोमीटर दूर ये विद्यालय नेतरहाट में अवस्थित है। नेतरहाट अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य, पाइन एवं नाशपाती के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां सालों भर देश के कोने कोने से पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। नेतरहाट आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है ये विद्यालय, क्योंकि ये विद्यालय अपने आप में एक अनूठा विद्यालय है, जहां 15 नवंबर 1954 से विद्यार्थियों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही आधुनिक शिक्षा का सामंजस्य भी समय अनुकूल किया जाता रहा है। शहर की शोर और भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा ये विद्यालय पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा का एक अनोखा संयोजन है। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु, अर्थात मुख में शास्त्रों का ज्ञान और पीठ पर अस्त्रों का ज्ञान होना ही ज्ञानी की पहचान होती है, और इन दोनों की शिक्षा देने का कार्य करता है विद्यालय। लेकिन आजकल के परिवेश में कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर देते हैं। इसलिए हम आपको ले आए हैं रांची से 156 किलोमीटर दूर प्रकृति के गोद में बसे इस नेतरहाट आवासीय विद्यालय में, जो कि पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। यहाँ के बच्चों में ना सक्षमता की कमी है ना साक्षरता की। यहाँ के बच्चे अपना सारा काम स्वयं करते हैं, मतलब अपने जूठे बर्तन को धोने से लेकर अपने शौचालय की सफाई तक भी। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में उत्कृष्ट तो हैं ही साथ खेल कूद में भी उनका कोई जवाब नहीं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको भी लगेगा कि उनमें बल, बुद्धि, विद्या, धैर्य, शौर्य, आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए आज हम आपको ले आए इस विद्यालय में और हम आपको कराएंगे यहाँ का भ्रमण, ताकि आप भी जान सके कि इस विद्यालय के सफलता का राज क्या है, क्योंकि हम अच्छे से आपको बताएंगे इस विद्यालय की विशेषताएं एवं विशिष्टताएं। इस विद्यालय में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। प्रत्येक वर्ष दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है। इस परीक्षा में राज्य भर से बच्चे भाग लेते हैं, जिनमें कुल 100 बच्चों का चयन किया जाता है।
चूंकि इसकी स्थापना के पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि हर वर्ग से आ रहे बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच पाए, इसलिए बच्चों की फीस उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। वैसे बच्चे जो निर्धन परिवार से आते हैं और वित्तीय कठिनाई के कारण फीस देने में असमर्थ हों, उन्हें यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 100 बच्चे इस विद्यालय में कंपटीशन के माध्यम से आते हैं और 2010 में इस विद्यालय को ऑटोनॉमी प्रदान की गई राज्य सरकार के द्वारा। तो जो भी यहाँ की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं वो नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित होती है। ऐसे कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस विद्यालय को बाकी विद्यालयों से अलग और विशेष बनाता है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा है। यहाँ ऐसे कुल 6 विभाग हैं, जिनमें धातु कला विभाग, काष्ठ कला विभाग, संगीत, कृषि, फाइन आर्ट्स एवं शारीरिक शिक्षा शामिल है। ये सारे विभाग शुरुआत से ही सक्रिय हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास में इनका अहम योगदान है। बच्चे इतने कम उम्र से ही धातु द्वारा आश्रम में इस्तेमाल हो रहे बेड्स आदि का निर्माण कर रहे हैं। काष्ठ द्वारा बुक स्टैंड्स एवं कई और प्रकार के आकर्षक वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का यहाँ पढ़ाया जाता है। पहले बच्चे को सावधानियाँ सिखाते हैं हम लोग, उसके बाद काटने के लिए, हैमरिंग करने के लिए सिखाते हैं बच्चे को। हैज़, फर्स्ट एपल, हैमर, हैंगर ये सब बताते हैं। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक स्मिथी के कार्य बताते हैं। उसके बाद मफल फर्नेस से उसको हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, या तो ब्लैक स्मिथी में ले जा करके वहाँ करवाते हैं। और ये 1954 से हम लोग के यहाँ चला रहा है। विद्यालय में भ्रमण के दौरान आपको जगह जगह कई खूबसूरत और आकर्षक प्रतिमाएं नजर आएंगी, जिसकी सराहना करने से आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सारी मूर्तियां यहाँ के शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा खुद से बनाई गई है। यहाँ मौजूद हर कलाकृति खुद में एक कहानी कहती है। उदाहरण के तौर पर ये मूर्ति यहाँ की एक स्थानीय महिला जो विद्यालय में दैनिक वेतनभोगी प्रचारिका के तौर पर कार्यरत थी, उनकी याद में और सम्मान में बनाया गया है। उनकी पीठ पर बंधा उनका पुत्र वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ कितने डिस्टेंस पे है, तो उसमें क्या प्रोपोर्शन होगा, क्या शेप होगा, कैसे हम स्टार्टिंग में शैडो दें, वो सब हम लोग फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सीखते हैं। फिर वही चीज़ को जो हम पेंसिल से सीख जाते हैं उसको फिर कलर में अप्लाई करते हैं, कि जिससे हमारा जो ड्राइंग है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और ज़्यादा वो निखरे। अगर स्टार्टिंग में ही फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तो कलर्स में ड्राइंग अच्छी नहीं आएगी। और इसी चीज़ में फर्स्ट सेकेंड ईयर में सीखते हैं। जब हमारा इंटरेस्ट और इसमें बढ़ जाता है तो हम लोग 9th में 10th में भी ऑप्ट करते हैं इसको एज अ 5th 6th सब्जेक्ट, जिसमें मैंने भी ऑप्ट किया है आर्ट। यहाँ का हर बच्चा प्रतिभा को अपने अंदाज में परिभाषित कर रहा है। सुर एवं ताल पर इनकी पकड़ मंत्रमुग्ध करने की काबिलियत रखता है। 10th में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हमें क्या ऑप्ट करना है। तो जैसे मैंने अभी संगीत ऑप्ट किया, तभी राग मैंने सीखने शुरू किए हैं। संगीत की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको सीखना शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत अभी मैं अलंकार का अभ्यास करता हूँ। इसके साथ साथ कई राग, जैसे कि राग भैरवी हुआ, राग भीम पलासी, राग मालकुंस इत्यादि, ये सारे सिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें धीरे धीरे संगीत की गहराइयाँ समझ में आने लगती हैं कि संगीत है क्या। असल में मैं बताऊँ तो संगीत बस इतना है कि मन की शांति है, और इसके साथ साथ हमें ये पता है कि जब मन शांत होता है तो ही हम कुछ सोच सकते हैं, और नई सोच तभी आती है, और नई सोच जब आती है तो हम कहीं ना कहीं एक नए अनुसंधान की ओर बढ़ सकते हैं, नया कुछ इजाद कर सकते हैं। इस विद्यालय का कृषि विभाग काफी विकसित है। ये विभाग पारंपरिक तरीकों एवं आधुनिक तकनीकों का सफल मिश्रण है। यहाँ बच्चों को कृषि के कई आयाम सिखलाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर से लेकर मशरूम की खेती और खाद से लेकर सिंचाई, ये सारी जानकारी इन्हें यहाँ दी जाती है। कृषि में बेसिकली बच्चे यहाँ क्लास 6th में
आते हैं तो क्लास 6 से ही बच्चों को कृषि की जानकारी दी जाती है। 6, 7, 8 कंपलसरी है, कृषि वो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे 12th बोर्ड में भी, जब से हमारे स्कूल CBSE से एप्लीसिएशन लिया है, तो बच्चे 12th बोर्ड में भी एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ कृषि में हम लोग छात्रों को हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट तरह के फूल, फल, सब्जी, औषधीय पौधे आदि की उनको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों का एक मशरूम कल्टीवेशन यूनिट भी है, जहाँ पर डिफरेंट प्रजाति की, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली ग्रो करवाते हैं। और ये सारा मशरूम का कंजम्पशन हमारे आश्रमों में ही किया जाता है। जितना ध्यान इनकी शिक्षा पर दी जाती है, उतना ही जोर इनके खेल कूद और शारीरिक विकास पर भी दिया जाता है। इस विद्यालय में कुल 6 खेल के मैदान हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे खेल के विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चे नियमित तौर पर हिस्सा लेते हैं। साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के बच्चे अपना दमखम दिखाते रहे हैं। इस विद्यालय का प्रयोगशाला अपने आप में अनूठा है, जहाँ न सुविधाओं की कमी है, न संभावनाओं की। ये विद्यालय आधुनिक प्रयोगशाला से परिपूर्ण है। यहाँ कुल 7 प्रयोगशाला मौजूद है, जिनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर लैब शामिल है। यहाँ मौजूद जीव विज्ञान प्रयोगशाला में लगभग 165 पौधों के नमूने एवं 207 जीव जंतुओं के नमूने शामिल हैं। प्रयोगशाला में मौजूद सांप एवं कुछ जीवों के नमूनों को नेतरहाट के जंगलों से प्राप्त किया गया है। तो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा हम एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे प्रिज्म पे एक्टिविटीज़ हुआ या ग्लास स्लैब पे जो एक्टिविटीज़ हैं, उन इस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स या छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चों को साइंस या फिज़िक्स के प्रति अट्रैक्शन हो और वो पढ़ने में इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम किसी चीज़ का एक्टिविटी को करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट आता है और वो बच्चों को हम उसी को जगाने के लिए ये एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टोर है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल तक के मैं कह सकता हूँ कि सभी एक्सपेरिमेंट के केमिकल्स अवेलेबल हैं। और सिलेबस से अलग हटकर भी कई प्रोजेक्ट हम बच्चों को कराते हैं साल भर। और जो बेस्ट मॉडल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको स्कूल डे 15 नवंबर के अवसर पर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को। तो साइंस एग्जीबिशन, और बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर विभिन्न साइंस एग्जीबिशंस में बाहर भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं और अच्छी उपलब्धियाँ हमारे हिस्से में हर वर्ष मिलती रही हैं। बच्चे बने एक सिद्धांत है कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। तो प्रयोगशालाओं की स्थापना इसी विचारधारा के तहत की गई है। तो बच्चे यहाँ सैद्धांतिक भाग का व्यवहारिक ज्ञान प्रयोगशाला में सीखते हैं। यहाँ का कंप्यूटर लैब सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम प्रवृत्ति से पूर्ण है। विद्यालय द्वारा इस पर खास ध्यान दिया गया है कि यहाँ उपयोग हो रहे सभी उपकरण आधुनिक हों और यहाँ पढ़ रहे बच्चे किसी भी मामले में बाकी संस्थानों से पीछे ना रहें। हम सभी अभी पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 5th जनरेशन का। और फिलहाल हम लोग अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग का फिलहाल अभी है ना एम यही है कि जैसे कि और सब कंट्री में अपने लैंग्वेज को बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। जैसे कि चाइना, वो लोग अपने कोडिंग लैंग्वेज को चाइनीज़ में रखें। तो उसी प्रकार हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ हम लोग है ना संस्कृत को लेकर इसमें आए। ये हम लोग का शायद ये बहुत ही छोटा कदम होगा, लेकिन छोटे छोटे कदम में ये आगे चल के बड़ी सफलता लाती है। तो हम सभी अभी है ना पाइथन पे रिसर्च कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने शुरू किया है। आगे चल के हम लोग है ना इस पर और भी रिसर्च करेंगे। और हम लोग का इस वर्ष लगभग यही एम है कि हम लोग पाइथन पे है ना जितना हो सके उतना रिसर्च करें और जो कुछ भी हमारे देश के लिए हो सकता है वो सब करें और अपनी संस्कृति को आगे लाएं।
कहते हैं पुस्तक हमारे जीवन का आधार होती है। ज्ञान का कोई भी मंदिर लाइब्रेरी के बिना अधूरा है। इस विद्यालय में मौजूद लाइब्रेरी देश भर में विख्यात है। यहाँ कुल 40,000 पुस्तक हैं, जिनमें कुछ इतिहास के दस्तावेज, वर्तमान संबंधित जानकारियां एवं भविष्य में मौजूद असंख्य संभावनाओं की गाथा को समेट कर रखा गया है। हमारे विद्यालय में करीब 54 तरह की पत्रिकाएं, पीरियडिकल्स आते रहती हैं और 12 अखबार नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर के और स्थानीय राज्य स्तर पर भी अखबार आते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा संदर्भ कक्ष काफ़ी समृद्ध है, जहां की इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1953 का एडिशन भी है और 2004 का एडिशन भी है। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में संदर्भ कक्ष की पुस्तकों में समस्त साहित्यिक गतिविधियों को समाहित किए हुए जितने रचनाकार प्रकाशित हुए हैं, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद निराला, रांघी राघव, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा आदि सभी की उपलब्ध साहित्य को रखा गया है। ग्रेड बुक सीरीज में किताबें रखी हुई हैं। बहुत सारी किताबें नेतरहाट के पुराने छात्रों ने, नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यूके और रांची के पुराने छात्रों ने साथ साथ अलग अलग जगह के छात्रगण भी देते हैं। हमारे विद्यालय के प्रथम बैच के IPS अफसर डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक नेतरहाट और जीवन भी एक दर्शनीय पुस्तक है। इस पठनीय है। इसे पढ़कर नेतरहाट के इतिहास के बारे में भी जाना जा सकता है। इस विद्यालय में मौजूद गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की सबसे गहरी छाप बच्चों के छात्रावास पर दिखाई पड़ती है। यहाँ बच्चों के निवास को हॉस्टल्स नहीं बल्कि आश्रम कहा जाता है और यहाँ से जुड़े दैनिक कार्य ये बच्चे स्वयं करते हैं। फिर चाहे वो आश्रम की सफाई हो या फिर खाने के पश्चात अपने बर्तन की धुलाई। इस विद्यालय में कुल 21 आश्रम हैं, जिसे 7 सेट्स में बांटा गया है। हर सेट के अधीन 3 आश्रम और 1 रसोई घर आता है। हर आश्रम में 20 से 25 बच्चे रहते हैं। इन आश्रमों में आश्रम अध्यक्ष होते हैं, जो बच्चों के लिए एक अभिभावक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। बच्चे इन्हें श्रीमान जी कहकर संबोधित करते हैं। ये विद्यालय स्टेट लेवल का विद्यालय है, तो पूरे राज्य से बच्चे आते हैं अपने माँ बाप से दूर। तो एक आश्रमाध्यक्ष जो है, जो कि आश्रम जो होता है ये विद्यालय की आत्मा, नेतरहाट विद्यालय की आत्मा आश्रम है। तो एक आश्रमाध्यक्ष के रूप में मुझे बच्चों में जो है एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक पिता के रूप में भी प्रेजेंट करना है। जो पिता की कमी वो अगर फील कर रहे हैं तो उसको भी मुझे दूर करना है। तो पिता का तो अपना एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारा जो एरिया है काम करने का वो बढ़ जाता है, इसलिए कि एक पिता की भूमिका भी निभानी है, एक मेंटर की भूमिका भी निभानी है। बच्चे कहाँ पे वीक हो रहे हैं, कहाँ पे उनकी क्या खासियत है, कौन सी अच्छी चीज़ें उनमें है, कौन सी बुरी चीज़ें भी उनमें है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, जो नेतरहाट का जो संस्कार है वो कैसे उसमें हम डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखना है। और यही कारण है कि आश्रमों का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम के अंतर्गत जो लिया गया है, जिसमें कि पुराने ज़माने में बच्चे अपने माँ बाप से दूर गुरु के पास चले जाते थे और माँ बाप से कोई उनका संपर्क नहीं होता था और गुरु की सानिध्य में ही एजुकेशन भी उनका हो रहा है, उनका खान पान भी हो रहा है, दिन भर की दिनचर्या उनकी चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखना मुझे, उनके सुबह जागरण से लेकर रात में सोने तक की सारी प्रक्रिया मेरे सुपरविज़न में ही होती है। आश्रम अध्यक्ष इन आश्रमों में अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं, जिन्हें ये बच्चे माता जी कहकर संबोधित करते हैं। जिस तरह आश्रम अध्यक्ष एक पिता की भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार माता जी इन बच्चों के लिए इसी आश्रम में मां की भूमिका अदा करती है। से एक माँ अपने घर में बच्चों की देखरेख करती है, बस वही रोल मेरा भी आश्रम के प्रति है। मैं जैसे घर में माँ अपने ही बच्चों का ध्यान बस रखती है, लेकिन यहाँ पे मैं सारे बच्चों का ध्यान रखती हूँ और बच्चे जो भी हैं छोटे बड़े, उनके अनुसार मेरा कर्तव्य है कि जैसे खाना खाने समय में, पढ़ाई करने समय में उनकी देखरेख करना,
या फिर अन्य जो भी एक्टिविटी है उनमें जैसे घर में बच्चों को हमेशा लगातार प्रोत्साहन देना होता है, वैसे ही मैं आश्रम में भी बच्चों को प्रोत्साहित करती रहती हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। यहाँ बच्चों को समय का सदुपयोग करने और प्रभावी दिनचर्या का पालन करने की अहमियत सिखाई जाती है। इन बच्चों का दैनिक रूटीन निर्धारित होता है, जिनमें हर उन पहलुओं को शामिल किया गया है जो इनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती है। इनके दिनचर्या में प्रार्थना का अहम स्थान है। बच्चे हर दिन स्वाध्याय एवं भोजन करने से पूर्व एकत्रित होकर साथ में प्रार्थना करते हैं। इन आश्रमों में बच्चों के मनोरंजन के लिए टेबल टेनिस, चेस और कैरम जैसे इंडोर गेम्स की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही बच्चे देश विदेश में हो रही घटनाओं से अपडेटेड रहें, इसके लिए आश्रम में एक टेलीविजन कक्ष भी है। इनके विकास में सही खान पान का भी अहम योगदान है। इन बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके, इसलिए नियमित रूप से ताज़ा फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन युक्त आहार इनके डाइट में शामिल किया जाता है। इस विद्यालय का मोटो है अत दीपा विहरत, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस आवासीय विद्यालय की पूरी कार्य प्रणाली इसी सिद्धांत के चारों ओर घूमती है। शुरुआत से ही बच्चों को वो गुण और संस्कार दिए जाते हैं जो इन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अभ्यास बच्चों को उन विषयों की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करता है जिनमें इनकी रुचि है। ये उन्हें समस्या एवं समाधान के बारे में अधिक गहराई से सोचने में सक्षम बनाता है। इन आश्रमों में प्रतिदिन इनके स्वाध्याय का समय निर्धारित है। बेसिकली क्या होता है कि बाहर के स्कूलों में बच्चे कोचिंग जाते हैं और यहाँ मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि बच्चे खुद से पढ़ते हैं। तो जो खुद से पढ़ते हैं तो वो हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है और उनसे हम बेहतर से तरीक़ों को सीख पाते हैं, बेहतर तरीके से हम लिख पाते हैं। तो ये एक स्वाध्याय की पहचान है। एक स्वाध्याय बाहर की स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहीं के नेतरहाट की ये विशिष्ट पहचान है। स्वाध्याय करने से यहाँ के बच्चे एक अपने अंदर एक विशिष्ट तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। इस विद्यालय का सिद्धांत केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि इन बच्चों के रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई पड़ता है। बच्चे अपने अपने आश्रमों एवं उसके आसपास की सफाई खुद करते हैं। इनके आश्रमों में एक सफाई चक्र है जो हर दिन घूमता है और जिस बच्चे को जो जगह निर्धारित की जाती है वो उस दिन वहां की सफाई करता है। यहाँ पे सूचना पट पे एक सैनिटेशन चार्ट लगा रहता है, उसी के हिसाब से सारे बच्चे अपनी अपनी सफाई करते हैं। हमारी जो सफाई होती है उन्हें उसे दैनिक सफाई कहते हैं। तो जैसे उसमें अलग अलग हर बच्चे का अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर आज मैं इंट्रेंस एंड एग्ज़िट गेट कर रहा हूँ तो कल मैं फिर वही इंट्रेंस और एग्ज़िट गेट ना करके कोर्टयार्ड कर सकता हूँ या फिर बाथरूम कर सकता हूँ या फिर बरामदा कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात है कि थाली धोने की, तो उसमें रोज़ यहाँ पे 4 सिंक्स हैं, उसमें रोज़ 4 बच्चे सभी बच्चों की थालियाँ धोते हैं। ये भी रोटेशन वाइज होता है। जैसे अगर आज 4 बच्चे सभी बच्चों की थाली धो रहे हैं तो कल दूसरे 4 बच्चे सभी बच्चों की थाली धोएंगे। इन बच्चों की जीवन शैली पढ़ाई लिखाई, खेलकूद एवं व्यावसायिक शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इन सब के साथ साथ इस विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों के लिए अक्सर भाषण, नाटक, क्विज एवं कई अन्य प्रकार के इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा योग इनके जीवन का अहम हिस्सा है, जो इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। समय समय पर इन बच्चों को विद्यालय द्वारा पिकनिक एवं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय उन दुर्लभ विद्यालयों में से एक है जहां आजादी के बाद गुरु शिष्य परंपरा का दोबारा जन्म हुआ। यहाँ बच्चे अपने सामाजिक स्तर या पारिवारिक संबंधों से नहीं बल्कि केवल और केवल अपनी प्रतिभा से जाने जाते हैं। ये विद्यालय बच्चों के लिए संभावनाओं के हर द्वार खोलता है जहां इनकी काबिलियत का शीर्ष श्रेणी में उपयोग हो सके। इतनी कम उम्र में इन छात्रों में प्रचुर ज्ञान और परिपक्वता की मौजूदगी होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से एक बार अपना बस्ता उठाऊं और चल पड़ूं अपने विद्यालय की ओर। और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ का वातावरण ही इतना अच्छा है। और आपने भी अभी देखा कि यहाँ बच्चों की दिनचर्या कैसी होती है, उनके कार्यक्रम कैसे होते हैं और किस अनूठे तरीके से उन्हें शिक्षित किया जाता है। यहाँ के बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, फिर भी उनके खाने पीने और उनके रहने का कितना ध्यान रखा जाता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है इस विद्यालय को और यहाँ के शिक्षाविदों को। आप भी जब यहाँ आएंगे, यहाँ के बच्चों से मिलेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमारा देश का भविष्य सही हाथों में है। इस गुरुकुल की स्थापना एक ऐसे वक्त में की गई थी जब हमारे देश को वैसे नवयुवकों की जरूरत थी जो शिक्षा रूपी शास्त्र का प्रयोग कर हमें प्रगति के सुनहरे मार्ग पर ले जा सके। अपनी स्थापना से लेकर अब तक इस विद्यालय ने हजारों की संख्या में देश को सिविल सर्वेंट्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स प्रदान किए हैं। यहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय जीवन रूपी ज्ञान दी जाती है। उन्हें ऐसे संस्कार और अनुशासन दिए जाते हैं जिसके द्वारा वे न केवल करियर की दौड़ में बल्कि जीवन रूपी दौड़ में भी अव्वल आ सकें। ये विद्यालय शुरुआत के लगभग 30 वर्षों तक काफी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देश विदेश तक विख्यात रहा। इसने न सिर्फ हर वर्ष बिहार को मैट्रिक टॉपर्स दिए बल्कि हजारों की संख्या में IAS, IPS एवं अन्य टॉप रैंक ब्यूरोक्रेट्स भी दिए। और ऐसा शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि नेतरहाट में शिक्षकों का चयन काफी चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। इनका वेतन कॉलेज के प्राध्यापकों से भी अधिक हुआ करता था। लेकिन 90 के दशक से शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय कर दिया गया एवं इनके वेतन में भी गिरावट आई। नतीजतन कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा के स्तर में पहले से कुछ कमी आई है। इसका कारण हो सकता है कि पहले यह स्कूल बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल हुआ करता था और पूरे बिहार से छात्र यहाँ पर आते थे, अपना नामांकन करवाते थे। तो अभी एक जो इसका दायरा थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें क्या होता है कि नामांकन में बहुत सारे जो छात्र हैं या तो छूट जाते हैं या नहीं तो compete नहीं करना चाहते हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सच है कि पिछले 68 वर्षों में नेतरहाट आवासीय विद्यालय कई बदलावों का साक्षी रहा है, लेकिन बीतते वक्त और बदलते हालात के बावजूद इसका उद्देश्य आज भी उतना ही स्पष्ट है जितना इसके स्थापना के वक्त था। ये विद्यालय वंचित और पिछड़े बच्चों को ऐसा अवसर देता है जिससे उन्हें जीवन रूपी पहेली को सुलझाने की समझ मिल सके और उन्हें इतना सक्षम बनाता है कि आगे चलकर वो एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी दे सके। कोई भी संस्थान चुनौतियों से परे नहीं। ये आवासीय विद्यालय एक ऐसे वक्त में खड़ा है जहां इसकी सफलता सारे हितधारकों के संयुक्त प्रयास पर टिकी है। बीते वर्षों में इस विद्यालय ने सबकी उम्मीदों पर खरा होते हुए अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिया है। आशा है कि न सिर्फ राज्य सरकार एवं विद्यालय प्रशासन अपितु केंद्र सरकार भी इस विद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास को और आगे ले जाने में मदद करेगी और ये विद्यालय अपनी ख्याति के अनुरूप आगे भी सदैव कार्य करती रहेगी।